भारतीय संविधान के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक बहुत भारी भरकम कानूनी भाषा वाली किताब की तस्वीर आती है। लगता है जैसे इसे समझना तो वकीलों और जजों का ही काम है। बिल्कुल, बहुत जटिल लगता है। लेकिन आज हमारे पास जो नोट्स हैं वो एक संवैधानिक विशेषज्ञ के हैं जो इस दस्तावेज को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। अच्छा। एक किताब की तरह नहीं, बल्कि एक शानदार इमारत की ब्लूप्रिंट है, नक्शे की तरह। हाँ। एक लॉजिकल आर्किटेक्चर की तरह। हाँ। जहां हर चीज सोच समझकर बनाई गई है। ये तो बहुत दिलचस्प तरीका है देखने का। तो आज हम इसी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे, भाग दर भाग, ताकि इसके पीछे का पूरा लॉजिक साफ हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इस इमारत की नींव से शुरू करते हैं। नक्शे का पहला हिस्सा है भाग आई। हाँ। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये सबसे बुनियादी सवाल का जवाब देता है, ये इमारत आखिर है क्या, मतलब भारत क्या है। इन नोट्स में अनुच्छेद 1 पर बहुत जोर दिया गया है, जिसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और यहाँ यूनियन शब्द बहुत बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया है, फेडरेशन का नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? जैसा कि इन नोट्स में बताया गया है, इसका सीधा मतलब है कि भारत राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं है, बल्कि एक अटूट संघ है। अटूट संघ जी। कोई भी राज्य इससे अलग नहीं हो सकता। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि अनुच्छेद 2 और 3 संसद को इतनी शक्ति देते हैं कि वो सिर्फ एक साधारण कानून से, मतलब कोई बड़ा संविधान संशोधन नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक साधारण कानून से किसी भी राज्य का नाम, उसकी सीमा या उसका एरिया बदल सकती है। अच्छा। इसीलिए इसे कहते हैं एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। वाह, एक अटूट संघ जिसके राज्य बदले जा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब देश का नक्शा तय हो गया। अब सवाल आता है कि इस इमारत में रहेगा कौन, यानी यहाँ के नागरिक कौन है। ये हमें मिलता है भाग 2, नागरिकता में मिलता है। जी। लेकिन इन नोट्स में कहा गया है कि ये हिस्सा बहुत सीमित है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये हिस्सा सिर्फ इस बात पर फोकस करता है कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब भारत का नागरिक कौन था। अच्छा, तो ये सिर्फ उस एक दिन की बात करता है। हाँ, इसकी असली शक्ति जो है वो अनुच्छेद 11 में छिपी है। और वो क्या है? ये अनुच्छेद भविष्य में नागरिकता से जुड़े सभी कानून बनाने का पूरा अधिकार संसद को दे देता है। यानी आगे के नियम क्या होंगे ये पूरी तरह से संसद तय करेगी। समझ गया। तो नींव में जमीन हो गई, लोग हो गए, और अब उस हिस्से पर आते हैं जो मेरे लिए हमेशा से इस इमारत का सबसे अहम कमरा रहा है, भाग 3, मौलिक अधिकार। बिल्कुल, क्योंकि ये सीधे सीधे हम जैसे आम नागरिकों की जिंदगी से जुड़ा है। नोट्स इसे व्यक्ति और सरकार के बीच पावर बैलेंस का आधार कहते हैं। जी, ये बिल्कुल सही है। इन नोट्स में अधिकारों के क्लस्टर की बात की गई है, जैसे अनुच्छेद 14 मतलब कानून के सामने बराबरी का अधिकार। हाँ। अनुच्छेद 19 जिसमें बोलने की आजादी जैसी 6 स्वतंत्रताएं हैं, और अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार। लेकिन इन सबसे ऊपर है अनुच्छेद 32 जिसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है। आत्मा? क्यों? क्योंकि यही वो चीज है जो इन अधिकारों को सिर्फ कागज पर लिखी बातें होने से बचाती है। मतलब ये एक तरह का, नहीं, इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये एक इमरजेंसी एग्जिट है। बिल्कुल। अगर किसी नागरिक को लगता है कि सरकार उसके मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जी, सीधे। ये बहुत बड़ी शक्ति है जो लोगों के हाथ में दी गई है। सही कहा। लेकिन नोट्स हमें याद दिलाते हैं कि इस इमारत की नींव में सिर्फ अधिकारी नहीं है। हाँ, इसके ठीक बाद आता है भाग वी, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी। हाँ, ये सरकार के लिए एक तरह की टू डू लिस्ट या गाइडलाइंस जैसी है ना। बिल्कुल, गाइडलाइंस कह सकते हैं। पर अगर ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं और इन्हें कोर्ट में लागू नहीं करा सकते, हाँ, ये नॉन जस्टिशिएबल है, तो फिर क्या ये बस एक तरह की विशफुल थिंकिंग नहीं है? संविधान में इन्हें रखने का असल मकसद क्या था? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये सच है कि आप कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकते कि सरकार डीएसपीज लागू करे, लेकिन ये विशफुल थिंकिंग से कहीं ज्यादा है। कैसे? नोट्स में एक दिलचस्प बात सामने आती है कि अदालतें अब मौलिक अधिकारों की व्याख्या करते समय इन डीएसपी का इस्तेमाल करती हैं। वो मानती हैं कि मौलिक अधिकार और डीएसपी मिलकर संविधान की अंतरात्मा बनाते हैं। अच्छा, संविधान की अंतरात्मा। जी, ये सरकार के लिए एक नैतिक कंपास की तरह है जो बताते हैं कि देश को किस दिशा में ले जाना है, जैसे समान नागरिक संहिता या पर्यावरण की सुरक्षा, ये सब इसी में है। और इस नींव को पूरा करता है भाग आईवीए, मौलिक कर्तव्य। हाँ, इसे तो बाद में जोड़ा गया था। जी हाँ, 42वें संशोधन से। तो क्या उस समय ऐसा महसूस किया जा रहा था कि लोग सिर्फ अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं
और जिम्मेदारियों को भूल रहे हैं। बिल्कुल, इन्हें आपातकाल के बाद जोड़ा गया था और इसके पीछे सोच यही थी कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच एक संतुलन बनाया जाए। ये नागरिकों को याद दिलाता है कि जैसे उनके कुछ अधिकार हैं, वैसे ही देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। तो अब हमारे पास इस इमारत की नींव तैयार है, जमीन, रहने वाले लोग और रहने के नियम। अब बात करते हैं इसके पिलर्स की, वो ढांचा जो असल में सरकार को चलाता है। हाँ, शासन की मशीनरी। नोट्स भाग वी संघ को संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा बताते हैं। और वो इसलिए क्योंकि ये केंद्र सरकार की पूरी मशीनरी को डिफाइन करता है। इसमें 3 मुख्य अंग हैं। कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। जी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर विधायिका यानी हमारी संसद, और न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट। और नोट्स में एक बहुत जरूरी बात साफ की गई है, अनुच्छेद 44। ये तय करता है कि राष्ट्रपति सिर्फ नाम के प्रमुख हैं, असली शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के पास ही होती है। अच्छा, और भाग 6 राज्यों के लिए भी बिल्कुल यही मॉडल फॉलो करता है। मतलब स्टेट्स में भी बेसिकली वही सेंट्रल वाला मॉडल कॉपी पेस्ट किया गया है। हूबहू। भाग 6 में आपको वही ढांचा मिलेगा। राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति की तरह है, राज्य की विधानसभा और हाई कोर्ट, ये केंद्र के समानांतर एक पूरा सिस्टम है। इसके बाद भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र है। नोट्स में खासतौर पर दिल्ली और अनुच्छेद 239AA पर ध्यान दिलाया गया है। हाँ, ये वही अनुच्छेद है जिसकी वजह से हमें दिल्ली में चुनी हुई सरकार और एलजी के बीच पावर को लेकर खींचतान की खबरें लगातार सुनने को मिलती हैं। जी, ये एक विशेष प्रावधान है जो दिल्ली को एक अलग दर्जा देता है और इसी वजह से वहां अधिकार क्षेत्र को लेकर अक्सर टकराव होता है। तो ये कोई एकेडमिक पॉइंट नहीं है, इसका सीधा असर रोज की गवर्नेंस पर पड़ता है। बिल्कुल। और फिर आते हैं भाग 9, 9A और 9B, जिन्हें नोट्स में जमीनी स्तर के लोकतंत्र की संवैधानिक गारंटी कहा गया है। सही, 73rd और 74th संशोधनों से इन्हें जोड़ा गया था। इन्होंने पंचायतों और नगर पालिकाओं को सिर्फ सरकारी विभाग होने से निकालकर उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया। यानी शासन की इमारत को सबसे निचले स्तर तक पहुंचाया गया। एकदम ठीक है, तो अब नींव और ढांचा तो बन गया, लेकिन अलग अलग मंजिलों मतलब सेंटर और स्टेट्स के बीच कनेक्शन कैसे होता है? मेरा मतलब है ये दोनों मिलकर काम कैसे करते हैं? क्या इन नोट्स में इस पर कोई रोशनी डाली गई है? आपका सवाल सीधा मुद्दे पर आता है। अगर भाग वी यानी केंद्र और भाग वी यानी राज्य हार्डवेयर हैं, हाँ, तो भाग 11 जो संघ राज्य संबंध है वो उनका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, वाह, ये अच्छी एनालॉजी है। यही वो हिस्सा है जो तय करता है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा। और इसका दिल है 7वीं अनुसूची, जिसमें वो 3 लिस्ट हैं। जी, संघ सूची जिस पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची और समवर्ती सूची जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। अच्छा, नोट्स में वित्त और व्यापार से जुड़े हिस्सों को भी एक साथ रखा गया है। भाग 12 में पैसों के लेन देन की बात है। हाँ, इसमें अनुच्छेद 265 का जिक्र है, यानी सरकार बिना कानून बनाए कोई टैक्स नहीं लगा सकती, और वित्त आयोग का भी। और एक अनुच्छेद 300A भी है। ये दिलचस्प लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, मतलब अब नहीं है? नहीं, 44th संशोधन के बाद इससे अनुच्छेद 300A के तहत एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार में क्या फर्क है? इसका मतलब ये है कि सरकार आपकी संपत्ति ले सकती है, लेकिन सिर्फ कानून की प्रक्रिया के तहत और मुआवजा देकर। आप इसके हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते जैसे मौलिक अधिकार के ले जाते हैं। समझ गया। तो अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी एक मजबूत कानूनी अधिकार है। और फिर भाग 13 जो ये सुनिश्चित करता है कि पूरे देश में व्यापार बिना किसी रोक टोक के हो सके। एक तरह से ये पूरे भारत को एक कॉमन मार्केट बनाता है। बिल्कुल। चलिए अब इमारत के कुछ सेफ्टी फीचर्स और मेंटेनेंस मैनुअल पर नजर डालते हैं। जैसे भाग 15 जो चुनाव से जुड़ा है। ये स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना करता है, जिसे हम लोकतंत्र का रेफरी कह सकते हैं। हाँ, एक निष्पक्ष चुनाव के बिना तो लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल। फिर आता है भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। जी, ये वो हिस्सा है जो अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जैसी अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज का संवैधानिक आधार तैयार करता है। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए। सही। और इसके बाद भाग 18 आपातकालीन प्रावधान।
ये तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। बिल्कुल। इन नोट्स में इसे संविधान का वो स्विच बताया गया है जो आपातकाल के दौरान भारत के संघीय ढांचे को अस्थायी रूप से एकात्मक बना सकता है। मतलब सारी पावर सेंटर के पास? जी, सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली लेकिन उतना ही विवादास्पद प्रावधान है। और आखिर में इस पूरी इमारत का मेंटेनेंस मैनुअल भाग 20X, संविधान का संशोधन। नोट्स कहते हैं कि संसद संविधान को बदल सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। और वो शर्त है मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत। बेसिक स्ट्रक्चर, ये मैंने सुना तो है, पर यह है क्या असल में? यह न्यायपालिका द्वारा केशवानंद भारती केस में विकसित एक ऐतिहासिक सिद्धांत है। इसका मतलब है कि संसद संविधान के शब्दों को तो बदल सकती है, हाँ, लेकिन उसकी आत्मा, उसके मौलिक दर्शन को नष्ट नहीं कर सकती, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता या कानून का शासन। तो ये संसद की शक्ति पर एक बहुत बड़ी सीमा लगाता है। जी बिल्कुल। ये तो कमाल की बात है। मतलब संसद जिसे हमने चुना है वो भी संविधान की आत्मा को नहीं बदल सकती। अच्छा, नोट्स में 12 अनुसूचियों का भी जिक्र है। इन्हें परीक्षा का खजाना कहा गया है, लेकिन आम आदमी के लिए ये क्या है? इन्हें आप संविधान का अपेंडिक्स या एनेक्सर समझ सकते हैं। अच्छा, ये वो लिस्ट और डिटेल्स हैं जिन्हें अगर मुख्य अनुच्छेदों में डाला जाता तो वो बहुत लंबे और बोझिल हो जाते। तो जरूरी जानकारी जैसे राज्यों की सूची? हाँ, राज्यों की सूची पहली अनुसूची में है, शक्तियों के बंटवारे की 3 लिस्ट 7वीं में, आधिकारिक भाषाएं 8वीं में और दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में। ये आर्किटेक्चर को साफ सुथरा रखती हैं। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट को देखने के बाद भारत की परिभाषा से लेकर इसे बदलने की प्रक्रिया तक, ये वाकई में नियमों का एक बेतरतीब संग्रह नहीं, बल्कि एक बेहद तार्किक और सुनियोजित वास्तुशिल्प जैसा महसूस होता है। बिल्कुल, हर हिस्से का एक मकसद है और वो दूसरे हिस्सों से जुड़ा हुआ है। सही। इन नोट्स का निष्कर्ष भी यही है। अगर कोई संविधान को सिर्फ रटने की चीज ना मानकर उसके भागों, अनुच्छेदों और उनके आपसी संबंध के साथ देखता है तो ये डरावना नहीं बल्कि तार्किक लगने लगता है। ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं, ये भारत की कहानी और उसके भविष्य का राजनीतिक दर्शन है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। हमने देखा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसकी मूल संरचना को नहीं छू सकती। जी। और ये मूल संरचना क्या है, ये संविधान में कहीं लिखा नहीं है। ये तो न्यायपालिका ने समय समय पर अपने फैसलों से तय किया है। सही। ये हमारे लिए सोचने के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। हमारे देश की मौलिक पहचान और उसके भविष्य पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसे होना चाहिए? संसद में बैठे हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को या सुप्रीम कोर्ट के गैर निर्वाचित न्यायाधीशों को?